बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर डॉक्टर एहसन मजीद। दिस इज़ योर न्यू बुक बायोलॉजी फर्स्ट ईयर, जो कि हम थर्ड लेक्चर पे पहुंच चुके हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर को आप एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से आपने नोट करना है, ठीक है। आइदर एक एक पॉइंट को आपने अच्छे तरीके से नोट करना है कि उसको आपने चीज़ों को कैसे मैनेज आउट भी करना है, वो चीज़ें स्किप आउट जो जी। सबसे पहले नंबर फर्स्ट पे देखिएगा, हमारे पास आ रहा है दैट वन इज अ बैक्टीरिया एंड वायरसेस, लेक्चर नंबर 3, ठीक है। अब बैक्टीरिया और वायरसेस में एक बात आपने याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट या जेनेटिक मटेरियल भी होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर स्ट्रक्चर जो बनता है वो है मीजोजोम, ठीक है। मीजोजोम स्ट्रक्चर बनता है ड्यू टू इन्वेजिनेशन ऑफ मेम्ब्रेन। इंटरनली जब मेम्ब्रेन अपने आप को इन्वेजिनेट करती है, ये एक बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के अंदर यहां से एक बॉडी ऐसे निकलकर एक स्ट्रक्चर बनाती है बैक्टीरियल बॉडी के अंदर, तो उसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड मीजोसोम्स। क्या कहते हैं? मीजोसोम्स कहते हैं। और इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हम कह लें, सेल रेप्लिकेशन के अंदर, जी इसके अलावा सेल डिवीजन के अंदर, ठीक है, और इसके अलावा एक्सपोर्ट ऑफ एक्सोसेलुलर एंजाइम के अंदर, एक्सपोर्ट ऑफ एक्सोसेलुलर एंजाइम्स, ठीक है। इसके अलावा इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम इज आल्सो प्ले एन वाइटर रोल इन इट। सो रेस्पिरेटरी एंजाइम ये आगे जाके हम पढ़ेंगे कहां पर क्या काम करते हैं, लेकिन मेन चीज अभी आपने सबसे पहले आपने लिखना है, इट इज द बेसिकली इनफोल्डिंग ऑफ इंटरनल मेम्ब्रेन, इन्वेजिनेशन ऑफ इंटरनल मेम्ब्रेन, इनफोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन दैट कैन फॉर्म अ स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मीजोसोम। नंबर फर्स्ट के ऊपर हमें फंक्शन लिखने हैं, इट इज इन्वॉल्व इन सेल रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन, export of exocellular enzyme and respiratory enzyme is also present in them। बस ये लाइन लिख के आप एंड कर दीजिएगा, ठीक है। राइबोसोम, क्योंकि हमने प्रोकैरियोट्स कहा तो यो होते हैं जी 70s। मैं इसको दोबारा से रेस कर लूं क्योंकि चीजें मैंने और भी लिखनी है। दो कॉम्बिनेशन से बनते हैं, 50s प्लस आपके पास होता है 30s। 50s 30s ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन मेथड आपस में कंबाइन करते हैं, जिससे वो टोटल हमारे पास जो है 70s बन जाता है। राइबोसोम कहीं भी इन्वॉल्व हो तो वो आपने याद रखना है दैट इज इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन की तैयारी के अंदर इनका रोल होता है, ठीक है। वो आपने एज इट इज याद रखना है। न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड एक बैक्टीरियल बॉडी के अंदर एक इरेगुलर डेंस किस्म का मटेरियल बनता है, जिसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, ठीक है। और उसके साथ साथ बताया जाता है कि जो बैक्टीरियल डीएनए, बैक्टीरिया के अंदर डीएनए होता है वो सिंगल होता है, सर्कुलर होता है और डबल स्टैंडर्ड, डीएस डबल स्टैंडर्ड, लेकिन उसमें हिस्टोन प्रोटीन मौजूद नहीं होती हैं, ठीक है। बैक्टीरियल डीएनए को बाज़ दफा क्रोमोसोमल बैक्टीरियम भी कहा जाता है, बैक्टीरियम का क्रोमोसोम जो उसकी बुनियाद पे कहा जाता है, ठीक है। प्लाज्मिड क्या किसे कहते हैं? प्लाज्मिड हम कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड दैट इज इन्वॉल्व इन सेल्फ रेप्लिकेट, इट इज रेप्लिकेट बिफोर एंड आफ्टर डिवीजन, यानी आप पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। प्लाज्मिड एज ए वेक्टर के तौर पर एक्ट करता है इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। आप 10th क्लास में बच्चे पढ़ आए हैं
जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले चैप्टर के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में, दैट इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्लाज्मिड जो होता है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन प्लाज्मिड का है दैट इज द जीन रेजिस्टेंस। तो जीन रेजिस्टेंस में जिस तरह पेनिसिलिन PBR 322 जिसके लिए यूज होता है, खैर ये आगे जाके एंटीबायोटिक जिसमें बताऊंगा कि कौन सी ऐसी है जिसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है, जीन रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। एंटीबायोटिक के लिए कौन कौन सी ऐसी है जिसमें जीन रेजिस्टेंस हमारे पास होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब बाज दफा बैक्टीरिया ऐसा भी हो सकता है कि एक हार्श कंडीशन में है, अनफेवरेबल कंडीशन में है। तो बैक्टीरियम एक अनफेवरेबल कंडीशन में, एक हार्श कंडीशन के अंदर जिसमें ग्रो करेगा, उसको कहते हैं हम एंडोस्पोर। क्या कहते हैं? वर्ड इज एंडोस्पोर। अब ये नई चीज समझ लें, अब नया एक पैटर्न है। यहां पर एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया की बॉडी के बाहर आप देख रहे हैं इसकी सेल वॉल है, उसके बाद उसकी सेल मेम्ब्रेन है, डीएनए क्रोमोसोम यहां पर है और यहां पर भी क्रोमोसोम डीएनए है जो कि सेपरेट होना है, ठीक है। इस पॉइंट को आप कहते हैं दिस इज द सेप्टम, ठीक है। पहला पॉइंट आप उधर से देखें जल्दी से, सेप्टम सेपरेट न्यू डीएनए, यानी सेप्टम जो यहां पर बना है, ये वाला जो सेपरेट कर रहा है, ये सेप्टम जो है ये सेपरेट कर देगा न्यू डीएनए को, एक अलग के अंदर उसके अंदर कन्वर्ट कर देगा। पहली स्टेज हमारी उसमें फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पोर में ये है कि फॉर्म में सेप्टम सेपरेट सा न्यू डीएनए, ठीक है। सेकंड स्टेप में आप देखेंगे, नोट करें यहां पर कि यहां पर क्रोमोसोम वो जो ओल्ड है या हम कह लें जो उस पुरानी हालत में पड़ा था वो वैसे का वैसा ही है, लेकिन एक सेल मेम्ब्रेन आ गई है अराउंड द न्यू डीएनए, ठीक है। ये एक जिसे कह लें बाहर के स्ट्रक्चर में सेल मेम्ब्रेन है जो कि उसके न्यू डीएनए के बाहर फॉर्मेशन हो गई है। तो ये उसका सेकंड स्टेज समझ लें कि जिसमें आप देख लें कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सराउंड कर रही है न्यू डीएनए को सेल मेम्ब्रेन अब सराउंड कर रही है, ठीक है। तीसरी स्टेज क्या होगी थर्ड नंबर पर, जिसमें आपके पास वो जो डबल मेम्ब्रेन है, फॉर्मेशन ऑफ डबल मेम्ब्रेन अराउंड न्यू डीएनए, ठीक है। यानी एक तो उसके पहले ही सराउंडिंग में थी, लेकिन अब उसके दरमियान क्या हुआ है, अब डबल मेम्ब्रेन हो गई है, ठीक है। यानी पहले सिंगल मेम्ब्रेन से कन्वर्ट हो गई है डबल मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो डबल मेम्ब्रेन जो है उसके इर्द गिर्द बन जाएगी अराउंड न्यू डीएनए एंड साइटोप्लाज्म उसके इर्द गिर्द फॉर्मेशन में भी जनरेट हो जाएगा। यानी उसका एक डबल मेम्ब्रेन तो उसका साइटोप्लाज्म ऑटोमेटिकली जनरेट होना ही होना है, ठीक है। सो जहां पर आपके पास डबल मेम्ब्रेन बन चुकी है, ठीक है। ये तीन आपको समझ आ गए हैं। पेपर में आपने लिखना है कैसे, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सबसे पहले आपने वो सेप्टम बनाना है, सेप्टम बनाने के बाद आपने उस बैक्टीरिया के बाहर मेम्ब्रेन वो बना देनी है और उसको आपने सेपरेट कर देना है। फिर इस बैक्टीरिया के बाहर डबल मेम्ब्रेन जनरेट होगी और वही जो डबल मेम्ब्रेन होगी वो न्यू डीएनए के इर्द गिर्द बनेगी और साइटोप्लाज्म को भी फॉर्मेशन कर देगी, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं नंबर 4 स्टेजेस के अंदर, ये थर्ड लेवल पे जाके डबल मेम्ब्रेन और नंबर 4 पे जाके आप देखें सेल वॉल फॉर्म बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स, ठीक है। यानी दो मेम्ब्रेन के दरमियान में क्या बन चुकी है, सेल वॉल जो है वो जनरेट हो चुकी है, ठीक है। अब उसके अलावा आगे जाकर आपने देखना है कि यहां पर उसको स्पोर कोट भी दिया जाएगा। यानी स्पोर कोट आगे जाके देख रहे हैं, ये एक बेसिकली जो उसके ऊपर है वो स्पोर कोट है, वो जो कि उधर बना था, मैंने उधर नहीं बनाया तो बेसिकली बना भी लेते हैं एक्स्ट्रा तौर पे। तो फिफ्थ स्टेज ऐसी है कि जिसके अंदर हम कहते हैं स्पोर कोट, ठीक है। फोर्थ ये और फिफ्थ में वो स्पोर कोट फॉर्मेशन, जिसके ऊपर स्पोर कोट आएगा अराउंड लिखा हुआ है स्पोर कोट अराउंड स्पोर, ठीक है। ये एक स्पोर समझ लें।
वो एक जो आ गया मुकम्मल तौर पे। अब उसने क्या करना है, इसने रिलीज करना है। तो 6 स्टेज इसमें हमने कहते हैं कि वो जो एंडोस्पोर है वो क्या हो जाएगा, रिलीज होगा, बनेगा बेसिकली अनफेवरेबल कंडीशन में, लेकिन फेवरेबल कंडीशन में देन अपने आप को जर्मिनेट भी करेगा, आगे जाके ग्रो भी करवाएगा। तो आज के लेक्चर में आपने फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पोर और उनको कैसे करना है, सबसे पहले सेप्टम बनाना है, फिर मेम्ब्रेन जनरेट होनी है, फिर डबल मेम्ब्रेन जनरेट होगी, उसके बाद आप कह सकते हैं कि सेल वॉल फॉर्मेशन, और उसके बाद स्पोर कोट, स्पोर को दिया जाएगा और उसके बाद एंडोस्पोर रिलीज हो जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर 3। इसको जरूर सुनिएगा। इसमें कोई भी पॉइंट आपको समझ ना लगे तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, ठीक है।